क्लासेस में रेगुलर हैं और अच्छा कर रहे हैं, उन्हीं को आगे मतलब ये जो अवंती की स्कॉलरशिप है कंटिन्यू रहेगी, वरना फिर आपकी स्कॉलरशिप क्या हो जाएगी भाई, ड्रॉप हो जाएगी आपसे। ठीक है भाई, मैम मैं चलो रेगुलर ले रही हूँ क्लासेस। ठीक है। हम लोगों ने रिलेशन करा था भाई कि एनर्जी इज इक्वल टू में क्या होता है 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जेड स्क्वेयर अपॉन में एन स्क्वेयर जूल, आया ना। एक रिलेशन यस मैम। एनर्जी इज इक्वल टू में ये होता है भाई, जिसने क्लासेस अटेंड नहीं करी उनको मैं बता दूं कि इसका मैंने कोई डेरिवेशन या कुछ नहीं करना, बस आपको ये याद रखना है कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की, अभी किस एनर्जी की बात हो रही है, आपके ऑर्बिट की एनर्जी। एन मीन्स क्या, ऑर्बिट। एन मीन्स क्या बच्चे, नंबर ऑफ, जिस ऑर्बिट की बात हो रही है वो एन। जेड मीन्स क्या, आपका एटॉमिक नंबर, जिस एटम की बात हो रही है। ठीक है, माइक रिपीट मत करो बातें। v इज इक्वल टू में क्या होता है भाई, कोई बताएगा मुझे, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड अपॉन में एन, ये किसका रिलेशन था आपका, वेलोसिटी। v मीन्स क्या, वेलोसिटी। इस v को न्यू के साथ कंफ्यूज मत करना, ये वेलोसिटी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। और रेडियस का रिलेशन क्या किया था हमने, रेडियस का 52.9 अपॉन में क्या था, एन स्क्वेयर बाय जेड, यही था। यहाँ पर क्या था भाई, पिकोमीटर था, क्या था, पिकोमीटर। यस मैम। और एक मैंने बताया था अगर 0.0529 था तो क्या था भाई, कितना था, एंगस्ट्रॉम करके कुछ था। 52.9 होता है तो ये पिकोमीटर होता है भाई। किसी और को भी रेडियस का कुछ आंसर याद है या भूल गए, रेडियस कैसे निकाल, पावर 6 नाजो जी, यहाँ पे पावर 6 ही है, 6 ही है ना भाई। गौरव, प्राची, किसी को बताओ भाई, 6 है। ठीक है, अगर मैंने कहीं 8 लिखवाई है तो भाई लिख कर लेना उसे 6, क्योंकि मैंने शायद लिखते हुए ये वाला बार बार इसको सोच के यहाँ पे 8 लिख रही हूँ होंगी, लेकिन ये 6 है पावर। ठीक है, ठीक है भाई। लैबा, शिखा, यस मैम। माइक ऑफ रख लो भाई, अपनी बातें जो है ना रिपीट हो रही हैं। ठीक है, माइक ज्यादातर अपने ऑफ रखा करो फटाफट से। नेक्स्ट, हमने ये जो रिलेशन किए हैं बच्चे, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन करने हैं। जो मैंने पिछली क्लास में आपको क्वेश्चंस वो दिए थे, उसमें लास्ट में होमवर्क वाले क्वेश्चन थे, क्या आप उन्हें सॉल्व कर पाए। एक चांस फिर से उन्हें सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना है कि भाई नहीं, मतलब मुझे व्हाट्सअप करना है कि नहीं आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, मुझसे मेरे पास आने चाहिए कम से कम 10 बच्चों के मैसेज कि आपसे मैम क्वेश्चन। आपकी आवाज नहीं आ रही है अच्छे से। अंजलि, आपका और सबको आ रही है, गौरव तुम्हें आ रही है, तरुण, भूमिका तुम्हें आ रही है। यस मैम आ रही है। चलो, यस। माइक 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 ऑफ कर दिया मैंने तुम लोगों का नेटवर्क इश्यू होगा इसलिए नहीं आ रही होगी। अब जरा ध्यान से देखो बच्चे, हमारे पास ये रिलेशन है 3, किसके लिए, रेडियस के लिए, वेलोसिटी से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आपको ये रिलेशन लगाना है। एक और इसमें रिलेशन था क्या, कि अगर आपके पास आपको वेव नंबर निकालना है, वेव नंबर मीन्स क्या, 1/λ निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला था 10966677 जेड स्क्वेयर अपॉन में एन स्क्वेयर का। और इसका ये आंसर किसका था आपका, किसमें आता है ये आंसर, मीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। ठीक है भाई, 109677 क्या भाई, सेंटीमीटर में जो आपका आंसर निकल के। एक रिलेशन हमने और किया था, ये सारे फॉर्मूले रिवाइज करवा रही हूँ आपको। एच इज इक्वल टू में न्यू, न्यू क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी, एच क्या है आपका, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, माइक ऑन करूं तुम लोगों का, कौन बताएगा प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी दीक्षा। 6.26 इंटू 10 की पावर 34। 6.626 इंटू 10 की पावर -34, फ्रीक्वेंसी न्यू। और इस फ्रीक्वेंसी को मैं और क्या लिख सकती हूँ भाई, सी बाय लैम्डा भी लिख सकती हूँ। फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या होता है बच्चे, सी बाय लैम्डा। ठीक है, अब आपके पास इतने सारे ये रिलेशन है, अब आपसे जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो भाई, हाँ है ना। यस मैम। एक बात और जो मैं आपको ये बताने चाह रही थी कि 10 लैम्डा इज इक्वल टू में आप इसको 1 डिवाइडेड में 109677 करके एन स्क्वेयर को ऊपर ले जाओ, जेड स्क्वेयर, ये लिख सकते हो, हाँ या ना। यस मैम। मैम आपने मैंने जो वैल्यू लिखी है ना आर एच की, हाँ, उसमें 6 7 के बाद 8 आएगा। 190678। यस मैम। ठीक है भाई, एक एक नंबर से इतने बड़े नंबर में नहीं कोई फर्क पड़ा। और बताओ, और 678, ठीक है। अब मुझे जरा ये बताओ, क्या मैं इस लैम्डा को ऊपर ले जाके, इसको एन स्क्वायर को इधर ले जाके, जेड स्क्वायर को नीचे ले जाके, इसको 109678 से डिवाइड कर सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ, हाँ या ना।
क्या किया मैंने, समझ में आया? कुछ Yes, नहीं ma'am. किया। लैम्डास की ये जो लैम्डा की ये वाला जो वैल्यू था मेरे पास रिलेशन था, इसमें अगर मुझसे क्वेश्चन में ज्यादातर वो वेवलेंथ पूछ लेता है, वेव नंबर नहीं पूछता, वेवलेंथ पूछता है। तो जब उसने मुझसे वेवलेंथ पूछा है तो मैं डायरेक्ट क्यों ना ये कर दूं लैम्डा इज इक्वल टू, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 911 एन स्क्वायर बाय जेड, जेड स्क्वायर। ये हाँ ठीक हो गया, उल्टा हो गया ना, ये एन स्क्वायर जेड स्क्वायर एंगस्ट्रॉम में आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका नया फॉर्मूला बन गया लैम्डा निकालने के लिए। जैसे कि अभी हम एक क्वेश्चन जो कर रहे थे उस क्वेश्चन में अपने ध्यान दिया होगा भाई ये बाद में डिवाइड ही तो हो रहा होता है ना इससे। अगर आप डायरेक्ट यही इसको 911 ही कर लेते तो आप डायरेक्ट लैम्डा की वैल्यू निकाल देते ना, क्योंकि आपने लास्ट में क्या किया 1 डिवाइडेड 109678 किया है। अगर आपको पहले से ही पता होता 911 इसका डिवाइड करने में आंसर आता है तो आप डायरेक्ट लिख देते कि लैम्डा इज इक्वल टू में क्या होगा 911 एंगस्ट्रॉम आंसर आएगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है, इसको लगाते हैं, आंसर को सॉल्व करते हैं। अब अपने इस वाले क्वेश्चन में एनर्जी निकालने को उसने बोला था, आप एनर्जी निकाल लेते। यस ठीक है। अब जरा हम क्वेश्चन, आपके पास जितने भी फॉर्मूले हैं उससे रिलेटेड आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन है आपको उन्हें सॉल्व करना है कि कैसे वो होंगे करके। आपके पास एनर्जी है, हर शेल की एनर्जी निकालो, जिस ऑर्बिट की पूछी है उसकी निकालो। अब बच्चे मैंने क्या किया था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आपका ये एन शेल है, एन इक्वल टू 1, ठीक है, 1 फर्स्ट ऑर्बिट, इसको कौन सी स्टेट बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। ये है आपका N2 शेल। N1 स्टेट की एनर्जी कितनी निकाली थी भाई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Yes, ma'am. N2 की एनर्जी कितनी थी भैया, जिसको ना पता चल रहा हो ये एनर्जी कैसे निकाला -13.6 ये, तो आपका फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -30.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। एन की वैल्यू 1 और हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू भी 1, तो आंसर कितना आ गया फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 13.6। ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर आपके पास सेकंड ऑर्बिट है तो क्या वैल्यू है भाई, -3.4 3.4, ये याद रखनी है। और अगर आपके पास थर्ड ऑर्बिट है तो क्या वैल्यू है, -1.51 -1.51। और फोर्थ ऑर्बिट है तो कितनी थी, -0.85। 85. ये याद रखना है आपको। क्यों याद रखना है, मैंने बताया था कि अगर वो मुझसे क्वेश्चन पूछ ले कि आप N3 से N1 में आए तो चेंज इन एनर्जी कितना हुआ या फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी निकली, तो पहले तो आप चेंज इन एनर्जी कैसे निकालोगे भाई, E3 से E1 माइनस करोगे, E3 माइनस E1। तो अगर आपको थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी पहले से ही पता रहेगी कितनी थी, -1.51 आपकी थी, -1.51 माइनस का E1 की वैल्यू कितनी थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आंसर लिख लोगे आप, फटाक से आंसर बता दोगे कितना आएगा भाई, माइनस कर दो, आंसर कितना आ रहा है 1.51। निकाल सकते हो हाँ या ना, 10 में से 12.09 आपका आंसर आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी एनर्जी आपने किया। अगर उसने मुझसे पूछ लिया भाई कि इसकी मुझे फ्रीक्वेंसी बताओ कि कितनी फ्रीक्वेंसी में ये निकलेगा, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी जो ये इलेक्ट्रॉन निकला तो ये कितनी फ्रीक्वेंसी रिलीज करेगा। आपको पता है ना ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में तो नीचे आएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी की वो फ्रीक्वेंसी जो रिलीज करेगा उसकी एनर्जी ये है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं भी डेल्टा E इज इक्वल टू h न्यू, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी हाँ या ना। Yes, ma'am. वेवलेंथ पूछ ली ना तो वेवलेंथ भी निकल जाएगी मेरे पास, जो भी क्वेश्चन है भाई। अगर फ्रीक्वेंसी आ गई तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपको पता है C बाय लैम्डा होता है ना भाई, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हमें पता है कि C बाय क्या होता है, लैम्डा होता है। आप लैम्डा निकाल लोगे अगर आप इस तरीके से आप जो है सारे क्वेश्चंस को। हाँ भाई किसी को समझ में नहीं आया, किसको, कोई कुछ पूछ रहा है, गौरव कुछ पूछ रहे हो भाई? यस मैम। क्या मैम शेल और ऑर्बिट एक ही होता है ना? हाँ और ऑर्बिटल अलग होता है। हाँ ऑर्बिटल अलग होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, तो हमने इसमें से एनर्जी निकाल दी, ये सब बातें थी बोहर्स ने जो करी थी। बोहर्स ने ये सब बताया था कि भाई हम रेडियस कैसे निकालते हैं, एनर्जी कैसे निकालते हैं, ये सब हमने किया था। अब बच्चे हमारे पास एक दूसरे साइंटिस्ट आए, कौन भाई, डी ब्रोगल ने क्या कहा, बोहर ने क्या किया था भाई, बोहर की बात करते हैं पहले। बोहर ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया उसने, यहाँ से गैस को हीट किया तो उसने देखा कि जो गैस है वो क्या कर रही है, कुछ रेडिएशन अपने क्या कर रही है, एमिट कर रही है। और उसने यहाँ पे उनके वेवलेंथ जो थी मेजर करी तो उसने देखा कि ये किस तरीके का स्पेक्ट्रम शो कर रही थी, मतलब जो लाइट जो यहाँ पे रेडिएशन आ रही थी वो कैसी थी, डिस्क्रीट।
कॉन्टिन्यूस मतलब होता है कि सारी वेवलेंथ यहाँ पर दिख रही हूँ, डिस्क्रीट मतलब कुछ वेवलेंथ दिख रही थी और कुछ नहीं। बात समझ में आई? ठीक है भाई, डिस्क्रीट मतलब कि क्या कुछ वेवलेंथ दिखी और कुछ वेवलेंथ उसे नहीं दिखी थी। सपोज 1096 ये 7 वाली दिखी, उसके बाद इसको कोई 1 2 2 3 ये वाली दिख गई, ये एग्जांपल ले लो, बीच की नहीं दिखी। ठीक है, तो जो कुछ कुछ वेवलेंथ उसे दिखी, हमने बोला वो डिस्क्रीट वेवलेंथ दिख रही थी। बोर ने कहा, बोहर ने इससे क्या निकाला कंक्लूजन? बोहर ने कहा कि भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को मैंने हीट यहाँ से दी है इसने, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जंप करेगा हायर ऑर्बिट में, हायर उसमें अपने, और फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है यही नहीं रहेगा, ये क्या करेगा? नीचे आएगा, एनर्जी लेके ऊपर तो चला गया, उसके बाद ये क्या करेगा? क्योंकि इसको ग्राउंड स्टेट में रहना है, लोअर स्टेट में रहना ये पसंद करता है, ये क्या आएगा? नीचे आएगा। एनर्जी को जब ये नीचे आएगा तो भाई ऊपर से इसकी कुछ एनर्जी है, नीचे आया तो एनर्जी क्या करेगा? लॉस करेगा। बात समझ में? एनर्जी क्या करेगा? लॉस करेगा। तो बच्चे, बोहर ने कहा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इस ऑर्बिट से वो इस ऑर्बिट में आएगा तो एक फिक्स ही अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रीक्वेंसी है जो लॉस करेगा, एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी ही लॉस करेगा, यानी कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ही लॉस करेगा, है ना? क्योंकि वो बीच में तो कहीं करेगा नहीं, बीच में आके तोड़ देगा नहीं, क्योंकि बीच में तो उसके पास जगह नहीं रुकने की, वो सीधा यहाँ से यहाँ आया है तो इतनी। तो ये सब बातें बोहर ने की थी कि भाई ये ऐसे वेव जो है वो निकलेगी। लेकिन डी ब्रोगली ने क्या कहा कि भाई जो तुम ये वेव की बातें कर रहे हो ना कि ये वेव निकलेगी वो होगा, तो जो डी ब्रोगली है उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, कैसा नेचर शो कर रहा है? वो एक रेडिएशन जो बाहर निकल रही है, ये क्या है? एक पार्टिकल है। ये क्या है? डी ब्रोगली ने क्या कहा? ये एक पार्टिकल है, ये कोई वेव नहीं है आपके पास। ये जो इलेक्ट्रॉन की क्या है, डी ब्रोगली का छोटे छोटे ये वो है। और फिर कोई भी मूविंग पार्टिकल अगर जो है एकदम छोटा पार्टिकल है, वो जो मूव कर रहा है तो कैसे कर रहा है मूव? किसकी तरह लग रहा है आपको? ये वेव की तरह, बट एक्चुअल में ये क्या है? छोटा सा पार्टिकल है। तो डी ब्रोगली का अगर मुझे इसकी वेवलेंथ निकालनी है, लैम्डा इज इक्वल टू में क्या होता है भाई? h अपॉन में p। p क्या है इसका? p मतलब क्या होता है बच्चों पता है? p मतलब क्या? मोमेंटम। p मतलब क्या बच्चे? मोमेंटम। उसने कहा कि ये जो छोटा पार्टिकल है तो यानी कि इसका कुछ मोमेंटम भी होगा। अगर एक छोटा पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका क्या है? कोई ना कोई मोमेंटम है। तो जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा इक्वल टू में वो कैसे निकलेगी? प्लैंक कांस्टेंट जो प्लैंक ने दिया, h अपॉन में p। ठीक है, इसने कहा कि जो डी ब्रोगली है उसने बोला कि भाई ये जो वेव आप जिसको कह रहे हो इलेक्ट्रॉन, ये क्या किसकी तरह नेचर कर रहा है? बिहेव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। और इस पार्टिकल का जो ये जाने की वेव नहीं है, ये एक छोटे छोटे पार्टिकल है। तो डी ब्रोगली ने कहा, तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, जरूरी है स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो भी आपका मूविंग ऑब्जेक्ट है, हम हूं तुम है, जो भी एक बॉल, चाहे क्रिकेट बॉल को भी आप लेते हो, तो अगर मैं उससे क्या करती हूँ, वेव मूव करती है वो, तो वो किसकी तरह करेगी? वेव की तरह बिहेव करेगी। लेकिन हमारे को उसकी वेवलेंथ जो होती है वो बहुत बड़ी आती है, उसके लिए लैम्डा आपके लिए बहुत छोटा आता है। लैम्डा इज इक्वल टू में h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर -34। अगर मैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए निकाल रही हूँ लैम्डा की वैल्यू, मैक्रोस्कोपिक के लिए निकालें, कोई वैल्यू बताओ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए? 15 ग्राम बॉल के लिए निकालें। अगर आपके पास एक 15 ग्राम बॉल है मास, और आपने उसको कुछ वेलोसिटी से फेंका, ठीक है भाई, कुछ वेलोसिटी से आपने उसे अगर डाला, तो उसकी जो ये लैम्डा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? बहुत ज्यादा स्मॉल आएगी। आया ना भाई? स्मॉल आएगी ना, कुछ वेलोसिटी से फेंको भाई, 3 मीटर पर सेकंड या 30 से फेंक लो या 300 मीटर से फेंक लो, तो छोटी आएगी भाई वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू बहुत छोटी आएगी, वेवलेंथ बहुत छोटी है जिससे आप नहीं वो कर सकते हो, तो इसलिए हमें वो वेव की तरह नहीं दिखती है। अदरवाइज आपके पास जितने भी आपके, अगर माइक्रोस्कोपिक की बात करी जाए, इलेक्ट्रॉन का मेरे पास मास था, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी भाई मुझे पता नहीं क्या होगी, मास कितना होता है इसका? 9.11 इंटू 10 की पावर -31। वेलोसिटी मेरे को ध्यान नहीं है, 3 इंटू 10 की पावर 6 कर लो, 8 होती है लाइट के लिए, 3 इंटू 10 की पावर 6 कर लो, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। आपके पास जो लैम्डा की वैल्यू है इसके लिए कितनी आएगी? मेजरेबल आएगी, मतलब कि आप मेजर कर सकते हो। 6.636 था,
इंटू 10 की पावर -34 अपॉन में 9.11 इंटू 10 की पावर -31 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है भाई, कुछ वैल्यू आएगी जो कि आप मेजर कर सकते हो, हाँ या ना? लैम्डा की वैल्यू मेजर हो जाएगी ना इसमें। तो यानी कि उसने कहा कि जो आपका डी ब्रोगराइल है, उसने कहा कि जो आप ये तो फिर भाई बोहर का मॉडल थोड़ा थोड़ा फेल होता दिख रहा था कि बोहर ने करी कि वेव की बात करी। फिर एक और साइंटिस्ट आई, ये रिलेशन आपको याद रखना है, लैम्डा भी। अगर आपको किसी वेव का इलेक्ट्रॉन का मास पता है, उसकी वेलोसिटी पता है, तो आपसे लैम्डा पूछ सकता है उसका क्या होगा। और अगर आपसे वेलोसिटी पूछ लैम्डा गिवन है, मास गिवन है, वेलोसिटी भी पूछ सकता है। तो रिलेशन याद रहेगा डी ब्रोगराइल का। हो सकता है मोमेंटम गिवन हो और लैम्डा पूछ ले। तो उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, कौन आए भाई दूसरे साइंटिस्ट? इसने बोला भाई बोहर के मॉडल में। फिर एक और साइंटिस्ट आए भाई, कौन आए? हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि भाई अगर अगर आपके पास है वो पार्टिकल है, तो आप किसी भी पार्टिकल का जो आप पोजीशन है, पोजीशन और क्या उसकी वेलोसिटी, पोजीशन और वेलोसिटी दोनों की दोनों साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ मेजर नहीं कर सकते। आप मुझे बताओ कि कोई चीज एक बड़ी तेजी से आप बॉल फेंकी, आपने कोई बॉल फेंकी, तो आप एक बार में अगर उसकी वेलोसिटी मेजर कर रहे हो तो वो कहाँ है बता सकते हो? वो कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर एक पार्टिकल है तो उसकी जो पोजीशन है, आप पोजीशन और वेलोसिटी दोनों नहीं निकाल सकते भाई। अगर वो अभी अभी तुमने इसकी पोजीशन बताई कि यहाँ इस ऑर्बिट में है, तो बताने की उसकी वेलोसिटी आप नहीं बता सकते कि वो इतनी उसकी वेलोसिटी क्या है। अगर आपने उसकी वेलोसिटी बताई तो भाई अभी आप उसकी वेलोसिटी बताओगे तो वो कहीं और भाग गया, कहीं मतलब पूरे में वो घूम रहा है, तो आप उसकी पोजीशन नहीं बता सकते। बात समझ में आई? अगर आपकी एक्यूरेट वैल्यू किसकी, अगर आप उसकी एक्यूरेट वैल्यू पोजीशन की, मेरा ऊपर बोर्ड थोड़ा सा बंद हो गया क्या? एक्यूरेट वैल्यू जो है आप उसकी पोजीशन और वेलोसिटी दोनों की एक्यूरेट वैल्यू एक बारी में नहीं बता सकते हो। ये किसने आपको बोला? हाइजेनबर्ग ने। क्या बोला उसने कि अगर उसकी आपने एक्यूरेट वैल्यू पोजीशन बता दी तो आप उसकी वेलोसिटी नहीं बता सकते कि वो कितनी होगी। अगर आपने उसकी वेलोसिटी बता दी, सुन रहे हो ना प्रियंका, अगर आपने उसकी वेलोसिटी बता दी तो आप नहीं बता सकते कि उसकी पोजीशन कहाँ है, क्योंकि अभी आपने उसकी वेलोसिटी बताई कि 3 मीटर पर सेकंड है उसकी वेलोसिटी, पर अब उसकी पोजीशन कहाँ चली जाएगी भाई 3 मीटर पर सेकंड में? गाड़ी में कोई चला रहा है, कार चला रहा है, तो वो थोड़ी देर बाद कहीं अगर उसकी कुछ वेलोसिटी है, आपने बोला कि इसकी भाई इतनी 100 मीटर पर सेकंड है, पर उसकी पोजीशन उस वक्त जहां थी उतनी देर में तो वो कहीं और चली गई। ये क्या भाई, ये क्या भेज दिया जैम बोर्ड, गूगल जैम फाइल विद मीटिंग, मोहम्मद सैफ की ये कोई भी फाइल। भाई क्या है मोहम्मद सैफ? ये पोजीशन और वेलोसिटी दोनों चीजें आप एक साथ नहीं निकाल सकते। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था, समझ में आ गई बात? पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ नहीं निकाल सकते हो, तो बोहर का मॉडल फिर फेल हो गया भाई। बोहर का मॉडल ना डी ब्रोगराइल के बारे में बात कर रहा था ना, फिर ये क्या बात कर रहा था? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब कि बोहर ने क्या किया था? बोहर ने तो भाई रेडियस भी निकाल के बता दी, एक एक्यूरेट और वेलोसिटी भी बता दी, फॉर्मूला दे दिया ना उसने, एक्यूरेट वैल्यू बता दी कि ये, लेकिन एक्चुअल में आप नहीं निकाल सकते हो। किसके लिए? तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था? उसने कहा जो एरर आएगा ना, जो एरर आएगा आपका पोजीशन निकालने के लिए, मल्टीप्लाई बाय जो एरर आएगा, मतलब आपने कुछ वैल्यू निकाली और कुछ एरर उसमें आएगा ना। जैसे आपने सपोज 3 मीटर पर सेकंड निकाली पर एक्चुअल में थी वो 5, तो एरर कितने का हो गया? 2 का। ठीक है, 2 का एरर हो गया। एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। पोजीशन का जो एरर आएगा, ऐसे ही आपके पास जो पोजीशन को पी से नहीं डिनोट करते, किससे डिनोट करते हैं भाई पोजीशन को? एक्स से। ये क्या है? एरर इन पोजीशन, एरर इन पोजीशन। मेरी बात याद रखना, ये एरर बोल रहा है, एरर इन पोजीशन। और एरर इन वेलोसिटी जो है वो या तो ग्रेटर देन और या तो इक्वल टू होगा किसके? h बाय मोमेंटम, h बाय 4 पाई के। ठीक है, गुड। उसने बोला कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ये आपको रिलेशन दिया। उसने क्या कहा, क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी इतना इजी आ जाता है कि बताओ ये एरर इन पोजीशन और एरर इन वेलोसिटी लेस देन h इन 4 पाई है, ग्रेटर देन 4 पाई है, इक्वल टू 4 पाई है, क्या है? तो क्या है भाई? ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 पाई होगा। ठीक है भाई, क्या होगा भाई? ये ग्रेटर देन इक्वल टू h और 4 पाई। मैंने आज क्या है?
एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है, एच क्या है मैम आपका ये एरर वाला कॉन्सेप्ट दोबारा समझा दो। एरर वाला। आपको वो कह रहा है कि आप हाइजेनबर्ग ने बोला कि आप पोजीशन और वेलोसिटी दोनों साथ में नहीं निकाल सकते। मैं अपने किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं बताना चाहूंगी इसकी पोजीशन क्या है, एक्यूरेट वैल्यू जो है, अगर मैं उसकी पोजीशन की बताऊंगी तो मैं उसकी वेलोसिटी नहीं बता सकती कि वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और अगर मैंने वेलोसिटी बता दी कि इसकी भाई इतनी वेलोसिटी है तो मुझे नहीं पता भाई वो पोजीशन कहाँ है, वो तो कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ जम कर रहा है, कभी वहां जम कर रहा है, कभी वहां कर रहा है, तो मैं उसकी एक्यूरेट पोजीशन तो बता ही नहीं सकती हूँ। बात समझ में आई? तो उसने क्या बोला हाइजेनबर्ग ने कि मैं जो इसका उसने अपनी कैलकुलेशन वगैरह जो भी करी होगी तो उसने कहा जो एरर इन पोजीशन आ रहा है, एरर पोजीशन के अंदर एरर आ रहा है। बच्चे एरर का फॉर्मूला क्या होता है पता है किसी को? वो सब आपको नहीं करना, आप फिजिक्स में पढ़ोगे अभी। एरर आना मतलब कि अगर सपोज उसका जो आंसर है वो 3 आना चाहिए था 5 आ रहा है, या 2 आना चाहिए था 1 आ रहा है, तो वो क्या हो गया 1 का एरर आ गया। बात समझ में? 2.75 किसी का आना चाहिए था पर 2.5 ही आ रहा है, तो 0.25 का क्या आ गया एरर आ गया। तो उसने बोला कुछ एरर जो भी आ रहा है किसका, जो आपने कैलकुलेट वैल्यू करी है ना, आपने अपनी एक अनुमान लगा के जो भी वैल्यू कैलकुलेट करी है वो उसका एरर जो है मल्टीप्लाई बाय किसका एरर, वेलोसिटी का एरर। भाई ये क्वांटम पूरा है, इसमें आपको ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात की एरर पोजीशन का और मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू दी h बाय 4 पाई। इसके ये h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। जो भी एरर है वो एटलीस्ट इतना आएगा और इससे क्या आएगा ज्यादा आएगा। अच्छा ये वैल्यू कैसे उसने बताई है, h बाय 4 पाई। हमें पता है ना भाई अगर वेलोसिटी अगर मैं कह दूंगी उसकी जीरो वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन क्या होगी h बाय 4 पाई। और ये h बाय 4 पाई आपने कहीं पढ़ा होगा भाई, एंगुलर मोमेंटम, ये पोजीशन ये थे ना हमारा इस एंगुलर मोमेंटम में जो पोजीशन है इसकी, यही दिया था ना, बोहर ने बोला था ना भाई ये पोजीशन जो किस एंगुलर ऑर्बिट जो ऑर्बिट है इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, nh बाय 2 पाई था, यही था, भूल गए क्या? एंगुलर मोमेंटम कितना होता है ऑर्बिट का? छोड़ो छोड़ो इसमें मत जाओ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो सब शांति से बैठ के सुनते हैं। क्लियर है भाई? एरर मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी आपका क्या होगा, इसके लेस देन होगा इसके। अगर आपको क्वेश्चन गिवन हो भाई कि पोजीशन इन एरर इज, क्वेश्चन कर लेते हैं आप कुछ। अगर आपके पास क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज, करें क्वेश्चन? Yes, ma'am. लिख लो अपने पास, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन दी, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन दी वेलोसिटी। अनसर्टेनिटी भी बतानी है किसमें, वेलोसिटी में। व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन अनसर्टेनिटी, मतलब कि क्या भाई एरर की बात कर रहा है, व्हेन दी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज 1.012 into 10 की पावर -12 मीटर। आप पाई की वैल्यू को 22/7 का 3.142 यूज कर सकते हैं पाई की जगह। बोलो भाई हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व? क्या करना है, डेल्टा वी आपको निकालना है। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, एरर इन वेलोसिटी अगर आपसे आ जाए क्वेश्चन में, अनसर्टेनिटी लिखा हो सकता है या वेलोसिटी। पोजीशन का आपको गिवन है, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको गिवन है। एच की वैल्यू आपको पता है 6.626 into 10 की पावर -34 होती है। 4 Yes, ma'am. होता है। Yes, ma'am. पाई 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 मैम वॉइस क्रैक हो रही है आपकी। वेलोसिटी उसने पूछी, अरे भी एक गड़बड़ हो गई, मैंने वेलोसिटी 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 लिख दिया हर जगह। वॉइस ब्रेक हो रही है भाई, इसी बच्चे के पास हो रही है और बाकियों के पास भी हो रही है। 4 पाई एम आएगा भाई यहाँ पे, 4 पाई एम, 4 पाई एम। क्यों क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उसने जो हाइजेनबर्ग ने जो कहा था, सॉरी भाई एक चीज गड़बड़ हो गया, कुछ मतलब कुछ गड़बड़ नहीं भाई, वेलोसिटी ही है। जो हाइजेनबर्ग की स्टेटमेंट थी वो था पोजीशन मल्टीप्लाई बाय मोमेंटम। किसकी बात करी थी उसने? मोमेंटम जो है वो इक्वल टू होता है 4 पाई के। मोमेंटम इज इक्वल टू में क्या होता है बच्चे? अभी हमने किया रिलेशन, क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय वी, है ना। तो आपका जो एरर इन वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू h बाय 4 पाई m। क्लियर है?
यस मैम। इसमें आई बच्चे? अब जरा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो भाई। 3.14 आपने वैल्यू लिख ली, पाई की मल्टीप्लाई बाय m की क्या वैल्यू होगी? इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 क्या है भाई? क्या होता है भाई? 31 किलोग्राम माइनस 31 किलोग्राम माइनस का। इस पूरे को आप सॉल्व करोगे, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है भाई? डेल्टा वी आपको निकालना है, कर लोगे, कुछ नहीं है भाई, सॉल्यूशन में सिर्फ वैल्यूज रखनी है। 10 की जो भी पावर्स है उनको एक साथ पहले सॉल्व कर लो, बाकी के बच गए जो उनको एक साथ। 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31। तुम ये सोच रहे हो भाई इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? करते हो तुम लोग कभी क्वेश्चन ये वाले सॉल्व उठा के? भैया क्या आ गया, पॉइंट 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 डिवाइड डिवाइड करने में क्या करना है। एग्जाम में एक चीज याद रखना आपको, एग्जाम में आपको इतना, ये कितना दिया था, पोजीशन की वैल्यू कितनी दी थी इसने? क्वेश्चन का है 1.012 इंटू 10 की पावर माइनस 12। क्वेश्चन Yes, लास्ट को ma'am. समझ में आए बच्चे तो अपनी सीबीएसई में तो तुम यहाँ तक तो सॉल्व करके आना ही, सिर्फ आपको वैल्यूज ही तो रखनी है, आया ना? बाकी जो ये माइनस माइनस Yes, के ma'am. साथ में ये जो माइनस माइनस वाली वैल्यू है इनको तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ना। बेस प्लस हो जाएगा 31 31 12, ये प्लस हो जाएगा, बाकियों का ऐसा छोड़ दो, एटलीस्ट ये 10 की पावर्स को सॉल्व करके आओ। क्लियर है? अगर उसमें क्वेश्चन आ गया तो आप आधा तो मतलब इसी से अंदाजा लगा लोगे कि ऑप्शन में कौन सा वाला करेक्ट होगा, अगर उसने आपसे वेलोसिटी के बारे में पूछा। ठीक है भाई, बोलो भाई, हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व वेलोसिटी से रिलेटेड अगर आपके पास आएंगे। एक क्वेश्चन और आता है आपके सीबीएसई एग्जाम में, क्या कि आपके पास जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम कर रहा है? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है, मैक्रोस्कोपिक के लिए ये काम नहीं करता, क्योंकि जो डेल्टा वी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स की वैल्यू है वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए क्या आएगी? बहुत ज्यादा छोटी आती है। h अपॉन में मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट छोटी आएगी ना भाई? अभी हमने किया भाई 4 पाई m, अभी हमने डी ब्रोग लाइन में भी देखा था, जब 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 ऊपर है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट कुछ ले लो, आपने 0.015 15 मिलीग्राम की अपने कोई बॉल ले ली, ठीक है भाई, 0.05 ग्राम की अगर कोई बॉल ले ली बच्चे, फिर इसे करोगे सॉल्व तो वैल्यू बहुत छोटी आएगी ना। डेल्टा वी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स जो है, एरर जो है वो क्या आएगा? बहुत ज्यादा छोटा आएगा। यानी कि अगर वो ये वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल आएगी, स्मॉल आ रही है, बड़ी आएगी, बड़ी आएगी, सॉरी स्मॉल आएगी, स्मॉल आएगी मतलब कि एरर बहुत कम होगा, मतलब हम बड़े मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए तो इजीली निकाल सकते हैं ये वैल्यू, है ना भाई? द वैल्यू इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट, देयरफॉर व्हेन वी डील द हैवियर ऑब्जेक्ट the uncertainty associated with these moving objects are hardly valuable and they make no real effect on the calculation। मतलब कि मैं अपने और बॉल की या उसकी पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ निकाल सकती हूँ। क्लियर हुई अर्पिता बात? यस मैम, इसी की हेल्प से हम वो माइक्रोस्कोप में सेट करते हैं ना कि किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखना है। किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखना है, कैसे सेट करते हैं? मैं जैसे माइक्रोस्कोप वो देखते हैं हम, माइक्रोस्कोप में सेटिंग होती है ना कि किसी ऑब्जेक्ट की पॉइंटिंग इतनी होती है, इसको हम इतने पॉइंट से देख सकते हैं। हाँ, स्मॉल वैल्यू अगर आपकी इसकी आ गई, डेल्टा वी और डेल्टा इसकी कुछ आ रही है आपकी 10 की पावर माइनस 28 में आ रही है। हाँ एक मिनट बच्चे, 10 की पावर माइनस 28 अगर इसकी वैल्यू अगर आ रही है बच्चे, तो इनकी वैल्यू बहुत छोटी है। इस बात का मतलब क्या है? ये इनसिग्निफिकेंट है वैल्यू, मतलब कि छोटी वैल्यू है आपकी। अगर मैं किसी बड़े ऑब्जेक्ट की मूव पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में अगर एरर आएगा तो वो बहुत छोटा होगा, मतलब कि मैं उसको निकाल सकती हूँ। समझ में आई गौरव बात? बोलो भाई, क्लियर है ये बात? समझ में आई कि अगर आपके पास बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसमें एरर ज्यादा नहीं आएगा, पोजीशन और वेलोसिटी का मतलब जब आप निकालोगे तो आप निकाल सकते हो, वहां पर एरर ज्यादा नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप छोटा ऑब्जेक्ट ले लेते हो, कोई माइक्रोस्कोपिक, जिसकी अगर मैं बात करूं किसी इलेक्ट्रॉन की, 4 पाई m इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो 10 की पावर माइनस 15 अगर मैंने लिया है, 4 मल्टीप्लाई बाय पाई 3.15 इंटू क्या 4 बाय m 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और इसको ऊपर लिखोगे तो आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू जो है वो बड़ी आ रही है, जो कि क्या है? सिग्निफिकेंट अमाउंट है। बात समझ में? डेल्टा वी अगर मुझे डेल्टा एक्स गिवन है तो डेल्टा एक्स अगर मुझे गिवन होगा बच्चे कितना, डेल्टा एक्स अगर मुझे गिवन है पोजीशन 10 की पावर माइनस 10 मीटर, तो मेरी वेलोसिटी का जो एरर है वो आ रहा है 5.80 इंटू 10 की पावर 10, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू ये ले रही हूँ तो
बात समझ में आई? h की वैल्यू की लेनी है, इतना आ रहा है वेलोसिटी का एरर। मान सकते हो ये कितना बड़ा एरर है? एरर मतलब कितना बड़ा आ रहा है कि अगर उसकी वैल्यू 5 मुझे दिखा रही है वेलोसिटी, तो मतलब तो आनी कितनी, एरर कितना आ गया, मतलब पूरे 10 गुना, 10 की पावर 10 का एरर आ रहा है। यस मैम। ठीक है, मैम अगर पावर माइनस में है हाँ तो तो छोटा, वो ऑब्जेक्ट छोटा ही माना जाएगा। वो छोटा एरर हो गया, मतलब कि स्मॉल हो गई वैल्यू, हो गई उसकी वैल्यू जो है क्या हो गई, स्मॉल वैल्यू आ गई। ठीक है, और इस वैल्यू का स्मॉल आने का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि मैक्रोस्कोपिक के लिए ये क्यों वैल्यूएबल नहीं है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फेवरेट क्वेश्चन है ये आपके सीबीएसई में, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल only for microscopic object. Why not for macroscopic? तो आपको ये पूरा कैलकुलेशन करके दिखाना है कि अपने मन से आप पहले यहाँ पे कुछ भी 15 या कुछ भी ले लो, 0.01 ले लो, कुछ भी ले लो, कि आपकी जो ये एरर की वैल्यू आ रही है ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए क्या आ रही है, बहुत ज्यादा छोटी आ रही है। तो इस छोटी वैल्यू से मतलब कि एरर बहुत छोटा आया होगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रियल वैल्यू में। लेकिन अब वहीं अगर आप मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो जो वैल्यू आ रही है एरर की वो क्या आ रही है, बहुत ज्यादा बड़ी आ रही है, यानी कि इसका इफेक्ट पड़ेगा। मतलब क्या वेलोसिटी क्या निकालना चाह रहे हो और क्या आ रही है, आज समझ में आई? ये एरर है, डेल्टा वी मींस क्या, एरर जो आ रहा है उसका। क्लियर होगी बात? अभी Yes, हमने ma'am. एक रिलेशन किया था भाई, डी ब्रोग्ली पे वापस आओ और उससे रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। डी ब्रोग्ली का रिलेशनशिप आपका क्या था भाई, लैम्डा इक्वल टू में h/t, यही था, यही करा था ना अभी हमने डी ब्रोग्ली का रिलेशनशिप। Yes, ma'am. भाई कौन बोल रहा है ये, m मल्टीप्लाई बाय v होता है मोमेंटम। क्या आपको काइनेटिक एनर्जी पता है क्या होती है, 1/2 mv² होती है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। Yes, ma'am. वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन बता सकते हो क्या रहेगा, वेवलेंथ और ये काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या मैं ये लिख सकती हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी, Yes, ma'am. 2 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी m V. और इसका 1 और इसका 1/2, यही होता है वेलोसिटी मतलब। Yes, ma'am. बच्चे ये क्या किया मैंने, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में होता है 1/2 mv²। दो 2 को ऊपर लेके गई, v को अकेला छोड़ना है, 2 को ऊपर लेके गई काइनेटिक एनर्जी से मल्टीप्लाई किया, m को नीचे लेकर आई, v का स्क्वायर हुआ होगा, v² इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन में m, और ये v² जो है उठ के इस तरफ आएगा इक्वल के, तो क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर है ये बात, कैसे आया ये वाले रिलेशन? Yes, ma'am. ठीक है, अब जरा मेरी बात एक बार और ये सारे बच्चे जरा सुनो, Yes, तुम में से कौन कौन है जरा हैंड रेज करना जो डर रहा है, कह रहा है कि छोड़ो यार साइंस नहीं लेंगे अब हम, बहुत बड़ा बवाल। अर्पिता, और कौन नहीं लेने वाला, स्वराज, रितेश, रितेश तुम भी नहीं लेने वाले, विवेक भी नहीं लेने वाला साइंस एडर, पीयूष साइंस एड नहीं लेने वाले। मैम साइंस तो लूंगा मैम, लेंगे तो पर डर लग रहा है। क्यों, बहुत टफ लग रही है? मैंने पहले ही बोला था Yes, स्टार्टिंग में कि ऐसा होता है, ऐसा सिर्फ स्टार्टिंग में होता है, मेरे साथ भी हुआ था। अभी स्कूल जाओगे ना मैडम ऐसे डराती है, बड़े आए लेने वाले 90 नंबर 100 नंबर वाले भी बच्चे फेल हो जाते हैं। तुम देखोगे भी तुम्हारी 11th क्लास में इतने सारे फेल बच्चे होंगे कि आधी क्लास में तुम्हारे बाद में पता चलेगा तुम्हारे कि ये सब बच्चे रिपीट कर रहे थे, इसमें से आधे से ज्यादा बच्चे, है ना? Yes, ma'am. क्या कह रही हो भाई प्रियंका अर्पिता से? हाँ बिल्कुल, कितने बच्चे फेल हुए हैं भाई? बहुत सारे बच्चे जो हैं फेल हो जाते हैं। क्यों भाई? वो फेल इसलिए नहीं होते हैं बच्चे कि उनके इतने सारे नंबर 10th में आए थे वो फिर एक तो हम 10th में मेहनत करके थक चुके होते हैं, है ना, हम 11th में मेहनत नहीं, हम पढ़ना नहीं चाह रहे होते हैं। आप लोगों ने 10th में इतना पढ़ा होगा कि आपको लग रहा होगा कि बस अब आप ही हो जो, आपको सब आ गया है, अब आपको कुछ नहीं पढ़ना। और 11th में जब आप जाओगे तो भी ऐसे ही होगा कि आपका बिल्कुल कुछ मन नहीं करेगा पढ़ने का, आपको लगेगा कि देख लेंगे जैसे 10th में एंड में पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे ऐसा लगेगा। पर 11th क्लास में विवेक, वंशिका, अंजलि जो तुम डर रहे हो, ऐसा नहीं होता, स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी पड़ती है। अभी तो तुम 3 महीने पहले से कर रहे हो, तुम लोगों को मोल कॉन्सेप्ट मतलब समझ नहीं आया है। अभी एक बार सॉल्यूशन थोड़ा आया है अभी मैम, नया रिवाइज, बेसिक है ना, बैठा है थोड़ा थोड़ा। अभी रिवाइज कर लो उस चैप्टर को, रिकॉर्डिंग आपकी सारी मैंने डाल दी है, उनको जो रिवीजन क्लास ली थी उसको करो,
उसमें देखो और चैप्टर देखो। ना समझ में आ तो भाई पूछ लो, एक क्लास और लगा देंगे जिन बच्चों को समझ नहीं आया है अभी। वो सॉल्यूशन चैप्टर कह रही हूँ, मोल कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन 12th में है। मोल कॉन्सेप्ट अगर समझ में ना आया हो तो नाक मत कटवाना भाई, समझ रहे हो? नहीं Yes, ले लेना साइंस सेट ले। अगर तुम इतने होशियार हो, तुम मेहनत करना से नहीं डरते हो, तो लेना साइंस सेट, क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है। मैं बता रही हूँ ना, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तभी मुझे पता है कि हम डर जाते हैं बिल्कुल कि ये क्या है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है, छोड़ो रहने दो। और स्कूल के टीचर्स तो और डराते हैं, और फिर वहां पे फेल बच्चे जो वो बैठे होते हैं उनको देख के और डर लगता है। मैम एक बार आप चैटिंग पढ़ना। पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये माउंटेन ड्यू पिलाने में मैम लगा कोई। चलो बस ठीक है, पढ़ते हैं आगे। वेलोसिटी इक्वल टू मी रिलेशन कहाँ से आया, ये क्लियर है? ये तो थोड़ा सा तुम्हें वो हो गया, तुम्हें माउंटेन ड्यू याद दिला दिया इस तरह, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू भी होते हैं लैम्डा की। अगर मैं वेलोसिटी की जगह यहाँ पे जो लैम्डा इज इक्वल टू मेरे पास एच एम बी था, इस एम की जगह मैं ये लिख दूं 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन में यहाँ पर एम ऊपर चला जाएगा 1/2 लिख सकती हूँ। बोलो भाई हाँ या ना, ये लिख सकती हूँ। इसके बाद अगर मैं इसका रिलेशन लिखना चाहूँ तो एच एच ऊपर एम है नीचे एम है, तो h/2 h डिवाइडेड में काइनेटिक एनर्जी और अंडर रूट में m, ये लिख सकती हूँ हाँ या ना? ये कैसे किया पता चला? h था, नीचे m की पावर 1 थी, ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई में m की पावर क्या था 1/2, और ये 2 काइनेटिक एनर्जी तो पड़ा ही था आपके पास। एक m1 है और m1 ये कट जाएगा, नीचे कितना बचेगा? ये बच जाएगा ना, और ये काइनेटिक एनर्जी का 1/2 था ही। बोलो भाई 1/2 से 1/2 कट गया, बचा कितना? 1/2 अभी भी बचा है ना मास नीचे। यस मैम। समझ में आया कैलकुलेशन कैसे किया है? H इज इक्वल टू में काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 2 तो पहले से था, और क्या आ गया साथ में? एम भी आ गया मल्टीप्लाई में, और इस पूरे का 1/2। यानी कि अगर मैं इसको अंडर रूट में लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय एम। यस, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती है, मास गिवन होता है, लैम्डा गिवन होता है, या फिर काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी, मास गिवन होगा, लैम्डा पूछा होगा। ठीक है, अभी बच्चे छुट्टियां पड़ी हैं, जितनी भी सारी कैलकुलेशन है ना मल्टीप्लाई कर करके खुद से देखो, करो क्वेश्चंस को। यस मैम। ठीक है, डरो मत भाई, क्लासेस रेगुलर अटेंड करो, सब समझ में आएगा, क्योंकि हम बीच में से आते हैं तो चीजें नहीं समझ में आती है। अगर बीच में से भी आ रहे हो तो क्लास को मतलब देख कर आओ, समझ रहे हो बात को? क्लास को पहले देख कर आओ या फिर नोट्स पढ़ कर आओ। इतने अच्छे अवंती ने आपके लिए नोट्स बनाए। समझ में आ गया डी ब्रोगराइल वाला कॉन्सेप्ट जो भी था? क्लियर हुआ भाई? क्या है डी ब्रोगराइल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सब अब आपके पास क्या आ गई? बोर्स की ड्रॉबैक। अब मुझसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ड्रॉबैक ऑफ बोर, बोर की ड्रॉबैक्स क्या क्या थी? क्या ड्रॉबैक थी भाई बोर की? एक तो जो उसका ये जो हाँ इट्स हाँ सिर्फ फॉर हाइड्रोजन लाइक के लिए था, ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ही था। ठीक है, अगर जब हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए था, अगर आपके पास अगर बड़ी जो कोई था, तो ये हाइड्रोजन के अंदर जो ये जो लाइनें रिलीज हुई थी, ये स्प्लिटिंग ऑफ लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। स्प्लिटिंग ऑफ लाइन, जो ये लाइन आपकी लाइमन सीरीज थी ना, ये लाइमन सीरीज N2 से N1 में आई है ना, देखी थी हमने, N3 से N1 में आ रही है, तो ये इसको ये फर्दर और स्प्लिट हो रही थी, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या भाई? डी ब्रोगराइल वाली को बात को एक्सप्लेन नहीं करा था इसने, डी ब्रोगराइल का, कि भाई वे इसने कहा कि हाइड्रो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव है, डी ब्रोगराइल ने कहा नहीं जी वो एक पार्टिकल नेचर है। तो पार्टिकल की तो उसने कहीं बात नहीं की थी। बोहर डज नॉट एक्सप्लेन, ये आपके पास अच्छा लिखा हुआ आ जाएगा, मेरे को जो जो पॉइंट याद आते जा रहे हैं मैं लिख रही हूँ। बोहर कैन नॉट एनेबल टू एक्सप्लेन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दूसरी बात क्या भाई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में भी उसने कोई बात नहीं करी, उसने तो आपको पोजीशन भी निकाल कर दे दी और वेलोसिटी भी निकाल कर दे दी बोर ने, तो ये भी पॉसिबल नहीं था। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या, इस पॉइंट को देख लेंगे कैसे लिखना है। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा आपका? फिफ्थ पॉइंट क्या था भाई? ये एक बात जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है, क्या? स्प्लिटिंग ऑफ लाइन, जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइन, बस इसमें और आपको कुछ डिटेल में नहीं जाना। ये लाइन जो है ना, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ
magnetic field and in presence of, अब ये स्प्लिटिंग ऑफ लाइन क्या है बच्चे, मतलब ये डिस्क्रीट लाइन ऊपर से आ रही थी ना, ये और ज्यादा क्या हो रही थी, स्प्लिट हो रही थी, और किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, एंड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रही थी तो ये जो लाइन थी और ज्यादा क्या हो रही थी, स्प्लिट हो रही थी। इस बात को बोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था, पर ये जो है इसमें आपको डिटेल में नहीं जाना, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, स्टार्क इफेक्ट। ओ सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। हाँ क्या समझाऊं बच्चे, फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ। स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड ज़ीमान इफेक्ट। ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हैं, ज़ीमान इफेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड में की प्रेजेंस में जो आपकी स्प्लिटिंग हो रही है लाइन की, उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। इन दोनों बातों को, स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमान इफेक्ट को बोहर जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्या था ज़ीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, अगेन आपको इसमें नहीं जाना है। जो भी आपकी लाइनमैन सीरीज और डायमंड सीरीज जो निकल रही थी ना, डिस्क्रीट लाइन, ये और भी ज्यादा स्प्लिट हो रही थी इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बोहर को नहीं पता था कि ये स्प्लिट क्यों हो रही है। उसने बोला भाई ये जो आपकी वेव निकल रही थी, यहाँ से जो लाइन आ रही थी, हमें पता है ना ये क्यों आ रही थी, लाइनमैन सीरीज में क्यों आ रही थी भाई, क्योंकि यहाँ N2 से इलेक्ट्रॉन जो है अपने हायर ऑर्बिट से लोअर में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, इसलिए ये हमें लाइंस दिखाई दे रही थी, है ना भाई। एंड हायर ऑर्बिट से लोअर में आएगा तो कुछ रिलीज करेगी अपना वेवलेंथ, तो हमें वो दिखाई दे रहा था। ये फर्दर जो है ये लाइन जो है और ज्यादा ये जो स्प्लिट हो रही थी, इसके बारे में इसने नहीं बताया था। बट आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, ज़ीमान इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, स्टार्क इफेक्ट। क्लियर है बात, हाँ या ना। फर्स्ट क्वेश्चन था इट ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसने हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज जो थे ना उसके बारे में बात की थी, उससे ज्यादा बात इसने नहीं की थी। बात समझ में आई आशिया, क्लियर हुआ भाई। अब बातें बंद हो गई है ना, बात तो नहीं कर रहे थे तुम लोग बैठ के कि मैम ने जरा सी हवा दी और उसके बाद यहाँ पे गप्पे मारने लगे कि माउंटेन ड्यू पे नहीं कोका कोला पीते, नहीं पेप्सी पीते हैं भाई। मैम एक बार ये स्लाइड ऊपर करना जो आपने नीचे लिखा था। कोई पॉइंट मिस हो गया है, कोई चीज बात समझ में नहीं आई है, ड्रॉबैक समझ में आ गए सारे बोर्ड के, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, आप अब आ जाओ हमारे जो डी ब्रोगाइल और इसके बीच में। मैंने बोला था तुम लोगों को कि मैं स्पेक्ट्रम के बारे में फिर बताऊंगी। किसी ने मुझे बोला था ये लाइमैन सीरीज और बामर सीरीज वाला समझ में आ गया अच्छे से, ये बताओ पहले। Yes, एक बार मैं सोच रही थी मैं थोड़ा सा और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं। सपोज ये आपके पास एक लाइनमैन, ध्यान से देखो, लाइनमैन सीरीज कब होती है, लाइनमैन सीरीज मतलब कि ये n की वैल्यू जो है 1, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड ऑर्बिट से आएगा, या फिर थर्ड ऑर्बिट से आ रहा है, या फिर फोर्थ ऑर्बिट से आ रहा है। तो ये कुछ लाइन जो है यहाँ पे क्या हो रही है, ये एमिट कर रहा है भाई, कुछ वेवलेंथ यहाँ से एमिट हो रही है। लाइनमैन सीरीज क्या बोलते हैं उसे हम, लाइनमैन सीरीज जब ऑर्बिट कहीं से भी आ रहा है इलेक्ट्रॉन और लाइट एमिट कर रहा है n1, और जो ये लाइट एमिट कर रहा है अगर मैं इसका वेवलेंथ कैलकुलेट करूं, भाई वेवलेंथ का भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 911, क्या था भाई वो, 0 into 10 की पावर, नहीं वो तो एंगस्ट्रॉम में आएगा ही। यहाँ पे क्या था आगे, n²/z था, n²/z², यही था लैम्डा का। हाँ z²/n, हाँ मैम यही था। ये था या z²/n था, ये था ना मैम z ऊपर था n नीचे था। बच्चे। अरे बच्चे अभी हमने क्या था, 1/λ = 109678, जो भी आप बोल रहे थे, क्या था वो, z²/n², ये था। अब मैं अगर लैम्डा निकाल रही हूँ ऊपर, तो n² को ऊपर भेजूंगी, z को नीचे, आया ना, समझ में आ गई बात, फॉर्मूला याद रखने का तरीका। अब आपके पास n²/z² की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, अगर आपका लैम्डा अगर यहाँ से n2 - n1 कर दूं इसी में, n2 - n1 का स्क्वायर कि ऊपर से नीचे आ रहा है, तो आप इसके लिए लैम्डा की वैल्यू अगर निकालोगे 911 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। अगर यहाँ से आ रही है मिनिमम वैल्यू n2 से n1 में आ रही है, तो n2 से n1 में आ रही है तो वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, माइनस कर दोगे, 2 × 4 -1 करके करोगे और आंसर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, 911 एंगस्ट्रॉम को आ जाएगा आंसर। जब अगर 2 से 1 में अगर इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हुआ तो कितना लैम्डा, मतलब कितनी वेवलेंथ जो है वो सीरीज, ये सारी जो सीरीज थी, जो यहाँ से हमारी ये लैम्डा की वैल्यूज जो निकल कर आ रही थी, उसे नाम क्या दिया हमने,
लाइमन सीरीज। क्या नाम दिया भाई उसे? लाइमन लाइमन सीरीज। ऐसे ही मेरे पास जब N2 से आपके पास जब N2 से जो भी सीरीज आ रही थी, N3 से N4 से, यहाँ से N2 पर जब आ रही थी, N इक्वल टू 2 पर जब गिर रही थी, तो कुछ लैम्डा की वैल्यू होगी। N3 से, N2 से, N4 से 2 पे आ रही थी, N3 से आई 2 पे आई, N4 से आई 2 पर आई। तो जो लैम्डा की जो वैल्यू आ रही थी बच्चे, वो जो भी सीरीज निकल रही थी, मतलब ये जो वेव निकली, इस सीरीज को क्या नाम दिया उसने? बामर सीरीज। क्या नाम दिया भाई? बामर सीरीज। तो उसने देखा जो ये बामर सीरीज है बच्चे, ये आपकी पड़ रही है किसके अंदर? विजिबल रीजन। और विजिबल रीजन जो होता है वो कहां से कहां तक की रेंज को हम विजिबल रीजन बोलते हैं? किसी को पता है? किसी ने देखा था स्पेक्ट्रम को? 400 से लेके 700 तक की जो रेंज होती है उसके अंदर को क्या बोलते हैं भैया? विजिबल रीजन के अंदर जो है वो लाई कर रही थी बामर सीरीज, जो थी आपकी कहाँ लाई कर रही थी बच्चे? विजिबल रीजन के अंदर। और लाइमन सीरीज जो थी वो आपकी लाई कर रही थी किसने? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। किसके अंदर लाई कर रही थी? अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर, ठीक है। और बामर सीरीज कहाँ पे लाई कर रही थी? आपकी विजिबल रीजन। विजिबल रीजन मतलब हमें दिख रहा था येलो ग्रीन, जो विब्ग्योर कलर होता है ना आपका, विब्ग्योर, वायलेट, ब्लू, ये पता है भाई विब्ग्योर क्या होता है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, इस रीजन के अंदर जो लाई कर रही थी वैल्यू, वो क्या थी भाई? आपकी बामर सीरीज वाली थी। उसके बाद आ जाओ आपके पास कौन सी जो पास्चन सीरीज होंगी, N3 पर ऊपर से जो भी आपके निकल कर आ रही है, 6 से 5 से 4 से निकल कर कहाँ आ रही है? N3 पर जो आपकी आ रही है इलेक्ट्रॉन जो है ड्रॉप करा, तो उसके बाद जो आपकी एनर्जी एमिट हुई, वो उसको हम कौन सी सीरीज बोलते हैं? पास्चन, ठीक है। पास्चन सीरीज जो है वो कहाँ अंदर लाई कर रही थी? इंफ्रारेड के अंदर, ठीक है। शॉर्ट इंफ्रारेड, शॉर्ट इंफ्रारेड के अंदर। बस ये 3 याद रख लेना, बाकियों को छोड़ो। लाइमन कहाँ पर लाई करती हैं? यूवी के अंदर। बामर आपकी विजिबल रीजन के अंदर लाई करती हैं, और जो पास्चन वाली हैं वो किसके अंदर लाई करती हैं? आपकी इंफ्रारेड रीजन के अंदर। क्लियर हो गया भाई यहाँ तक? यस मैम। ये बताओ मुझे, अगर जिसकी वेवलेंथ बड़ी होगी, वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? कम। क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। जिसकी वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ ये बड़ी है भाई, वेवलेंथ कौन सी बड़ी है? बामर सीरीज वाली। यूवी रीजन की वेवलेंथ बड़ी होती है या फिर विजिबल की? किसकी वेवलेंथ बड़ी होती है? लैम्डा का ऑर्डर बताओ, वेवलेंथ का ऑर्डर। विजिबल वाली की वेवलेंथ बड़ी होती है। यस मैम। वेवलेंथ अगर विजिबल वाले की बच्चे बड़ी होती है, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी किसकी बड़ी होगी? यूवी वाली की फ्रीक्वेंसी बड़ी, एनर्जी भी किसकी ज्यादा? यूवी की ये ज्यादा। तो लाइमन सीरीज के अंदर जो कोई भी आपकी एनर्जी की वैल्यू आएगी बच्चे, वो क्या आएगी? ज्यादा, क्योंकि इसके लैम्डा की वैल्यू क्या है? कम। क्लियर हुई बात? लैम्डा की वैल्यू क्या है? कम है ना, 10⁻⁻10। तो एनर्जी क्या होगी भाई? ज्यादा लग रही होगी ना लाइमन सीरीज के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन आपके आ रहे हैं। तो यस मैम। मैं एक बार इसका ये वेवलेंथ होती है आपकी 400 टू 7। विजिबल रीजन के अंदर की जो रेंज होती है वो होती है, विजिबल रीजन की जो रेंज होती है, कल हम क्वेश्चन कर रहे थे, अगर जो कल की क्लास में प्रेजेंट होंगे तो हमने देखा होगा कि पहले तो हमें, हाँ 400 परसों था, अच्छा 750 नैनोमीटर हम कल क्वेश्चन कर रहे थे। तो बच्चे क्वेश्चन में क्या था कि आपको बताया नहीं था कि ये बामर सीरीज है या फिर विजिबल रीजन की है या फिर कौन से रीजन की है, तो आपको वो निकालना था। वो आप कैसे निकालोगे? अगर आपको पता चल गया कि 1/λ जो इसकी लैम्डा की जो वैल्यू है वो क्या है, वो लैम्डा की वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी? रिलेशन आपके पास है, E = hc/λ रिलेशन है। अगर आपके पास एनर्जी गिवन है, H गिवन है, C आपको पता है, लैम्डा आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपने लैम्डा कैलकुलेट करा, अगर वो लैम्डा की वैल्यू आपकी विजिबल रीजन के अंदर लाई कर रही है, तो आपको पता चल जाएगा, यानी कि अगर वो 400 टू 750 नैनोमीटर के बीच में है, तो आपको पता चल गया कि वो किसकी बात कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आया है? बामर में, है ना, मतलब बामर वाले रीजन में। यानी कि N2 की N1 की वैल्यू जो है वो क्या होगी बच्चे? N1 की वैल्यू क्या होगी? 2। क्लियर है ना? उसने मुझे बोला कि एक थर्ड, और मेरे को याद नहीं है क्वेश्चन जो हमने कल किए थे, वो किए थे ना, जो भी परसों किए थे, जिसको भी याद हो क्वेश्चन किए थे। तो
बोलो भी निधि, Yes, किए yes, थे ना ma'am. क्वेश्चन, Yes, तो ma'am. उसमें मैंने बोला था लैम्डा की वैल्यूज हम निकाल लेंगे, उसके जी, बाद हमें ma'am, पता जी. चलेगा कि कहाँ। एक बार अब एक काम करना है, होमवर्क क्या है, कुछ मत करो, पहले तो अपना अगर मूल कॉन्सेप्ट अच्छे से हो गया है तो जितने भी बच्चे हैं, एक बार जो आपके टेस्ट में क्वेश्चन आए हैं एटलीस्ट वो, और मोलैरिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें एक बार पढ़ लो। उसके बाद जो भी आपके नोट्स आ रहे हैं ना क्लास में, इनको करो। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करती हूँ। Okay, ma'am.